एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बर्नौली नेव बेस को डिस्कस करना है। इसकी एक सॉल्व एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने एक एग्जांपल दी गई है जिसमें उसने ट्रेनिंग डाटा दे दिया गया कि हमारा जो मॉडल है ना वो इस डाटा पे ट्रेन हुआ है। तो सबसे पहले तो हम बर्नौली को समझ लेते हैं। बर्नौली दरअसल करता क्या, बर्नौली नेव बेस करता क्या, बर्नौली नेव बेस क्या करता है कि ये प्रोबेबिलिटी की बेस पे क्लासिफाई करता है, क्लासिफिकेशन करता है कि ये प्रेजेंट है या एब्सेंट है। प्रेजेंट या एब्सेंट आप 0 1 भी कह सकते हैं या ट्रू फॉल्स भी कह सकते हैं। बर्नौली क्या करता है, सिर्फ यस और नो में आंसर देता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम मतलब कि क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है। प्रोबेबिलिटी की बेस पे ये आंसर देता है यस और नो। ठीक हो गया। दो इसके मतलब के आउटपुट होती है 0 और 1, यस और नो। ठीक हो गया। तो ये था इसका बर्नौली नेव बेस का मतलब के पीछे आप कह सकते हैं कि किस लिए यूज़ करते हैं, किस बेस पे ये वर्क करता है। तो वो मैंने बता दिया कि यूज़ करते हैं हम क्लासिफिकेशन के लिए। कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, क्लासिफिकेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें 2 टाइप्स की क्लासेस होती है, यानी कि यस और नो हमने इसके अंदर आंसर करना होता है। और किसकी बेस पे कर रहे थे हम, प्रोबेबिलिटी के बेस पे क्लासिफिकेशन कर रहा था बर्नौली नेव बेस। ठीक हो गया। तो अब एग्जाम्पल पे चलते हैं। उसने दे दिया ट्रेनिंग डाटा जिसमें उसने इनपुट फीचर्स है x1, x2, x3, x4, x5, x6 और हमारे पास क्लास क्या प्रिडिक्ट होकर आ रही है, यस एंड नो। मैंने आपको कहा था कि बर्नौली में हमारे पास 2 क्लासेस प्रिडिक्ट होती हैं, वाई यस और नो, 0 1 भी कह सकते हैं आप इसको, प्रेजेंट एब्सेंट हर किसी ट्रू फॉल्स भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। तो यस और नो आ रही है। ठीक हो गया। तो ये जो हमारा था ये हमारा सारा ट्रेनिंग डाटा था जिसपे मतलब कि इस इनपुट फीचर्स पे हमारा मॉडल ट्रेन हुआ है और वो ये आंसर दे रहा है। ओके हो गया। तो अब हमने क्या करना है, हमने करना है, हमें दे दिया गया कि टेस्टिंग डाटा हमें दे दिया गया जिसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पार्ट ए है, पार्ट बी है। मैं पार्ट ए कराऊंगा, पार्ट बी भी उसी तरीके से होगा। तो आप लोग ये खुद सॉल्व कीजिएगा पार्ट बी। ठीक हो गया। तो पार्ट ए की वर्किंग मैं डिटेल में करा दूंगा और इवन के इसका सोल्यूशन भी पार्ट बी का मैं अपलोड कर दूंगा, आपको दिखा भी दूंगा, लेकिन आपने खुद सोल्व करना उसको। ठीक हो गया। तो बर्नौली भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं स्मूथनेस के बगैर और एक स्मूथनेस के साथ। तो आज के लेक्चर में हम विदाउट स्मूथिंग डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल को, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्मूथनेस के साथ भी डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम उसको एडवांस स्मूथिंग कहते हैं, लेप्लास स्मूथिंग उस मेथड को कहते हैं। ठीक हो गया। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो टेस्टिंग डाटा दे दिया हुआ, पार्ट ए को हम डिस्कस कर रहे हैं। उसने कहा कि T1 से उसे नोट कर रहा है टेस्टिंग डाटा को, T1 उसने कह दिया कि ये डाटा है, ये इनपुट है और ये मतलब कि उसकी आउटपुट आनी चाहिए, मतलब कि ये उसकी आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट ये है। अब ये कह रहा है कि आपने अपने मॉडल को टेस्ट करना है, आपने ये जो इनपुट है ना ये अपने मॉडल को देनी है और उसके बेस पे बताना है कि आपका मॉडल y प्रिडिक्ट करता है या n प्रिडिक्ट करता है, यानी कि आपका मॉडल क्या प्रिडिक्ट करता है। एक्चुअल में y आना चाहिए था, इसका आंसर y होना चाहिए, लेकिन आप अपने मॉडल को टेस्ट कर रहे हो कि आपका मॉडल इस पे क्या आंसर देता है, तो ये आपने बताना है। ठीक हो गया इस डाटा पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपने क्या निकालनी होती है, अब ये टेस्टिंग डाटा ना इसकी बेस पे हमने अपने मॉडल को मतलब कि ये इनपुट देनी है अपने मॉडल को जो कि हमारा इस डाटा के ऊपर ट्रेन हुआ है। ठीक हो गया। इस पे ट्रेन हुआ है, हमने ये वाली इनपुट मॉडल को देनी है और उसका आंसर देखना है कि वो हमें यस देता है या नो देता है। ठीक हो गया। एक्चुअल में हमारा यस आना चाहिए। ठीक हो गया। ओके। तो ये अब आपने क्या करना है, सिंपल आपने क्या करना था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू T1, नेव बेस का फॉर्मूला क्या था, बेस थ्योरम क्या होता था, बेस थ्योरम, क्योंकि नेव बेस में बेस थ्योरम ही यूज हो रहा है। बेस थ्योरम अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप मेरा लेक्चर प्रीवियस लेक्चर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं जिसमें मैंने प्रोबेबिलिटीज को डिस्कस किया था, रिवीजन कराई थी विद एग्जांपल्स। वो वाला लेक्चर है, 30-35 मिनट्स का लेक्चर होगा, तो आप वो वाला लेक्चर लाजमी देख लीजिएगा। उसके अंदर मैंने ये नेव बेस थ्योरम भी कराया था। ठीक होगा। तो बेस थ्योरम होता क्या है, बेस थ्योरम और इसे प्रीवियस लेक्चर भी लाजमी देखेगा जिसमें मैंने नेव बेस की मतलब कि थ्योरी को डिस्कस किया था। उसके अंदर फॉर्मूला भी है, मैं बल्कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ कौन सी स्लाइड्स है। ये वाली स्लाइड जो है ना ये बेसिक है, थ्योरी है किस तरीके से होती है, तो ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। तो फॉर्मूला ये होता है नेव बेस का, देखेंगे तो अगर आप लोगों ने बेस थ्योरम देखा होगा तो वो सेम वही है बेस थ्योरम। ये देखेंगे बेस थ्योरम की बेस पे ही फाउंडेशन हुई है। बेस थ्योरम क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू x1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 गिवन एट c मल्टीप्लाई करते हैं ना प्रोबेबिलिटी ऑफ c डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x। जो c होता है वो होती है हमारी क्लास और x जो होता है ये हमारा होता है इनपुट फीचर्स। ठीक हो गया।
ये सी जो है ना यहाँ पे क्लास लिखते हैं और यहाँ पे इनपुट फीचर होता है, ठीक हो गया। तो वही चीज हमने यहाँ पे करनी है। अब सिंपल क्लास हमारी क्या होंगी, क्लास है हमारी यानी कि जो प्रिडिक्ट होकर आनी है वो है यस और नो, वाई और एन। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप यहाँ पे क्लास के फीचर में जाके देख सकते हैं, कॉलम में जाके देख सकते हैं, आपके पास दो क्लासेस हैं वाई और एन के नाम से, ठीक हो गया। तो दो क्लासेस हैं आपके पास, ठीक हो गया। तो आपने दोनों क्लासेस पे आपने अपने टेस्ट डाटा को चेक करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ओके हो गया। अभी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे क्लास आती है और यहाँ पे इनपुट फीचर आता है। हमारा टेस्टिंग डाटा कौन सा है, T1 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे T1 लिखा और क्लास क्या कर रहे हैं, वाई के मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ कि इस डाटा पे जो मेरा मॉडल है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो वाई दे। इसी तरीके से मैं उसकी एन की भी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, मैं दोनों प्रोबेबिलिटी निकालूंगा दोनों क्लासेस की, वाई की भी और एन की, विद रिस्पेक्ट टू T1 टेस्ट डाटा 1। इससे क्या होगा कि मेरे पास दोनों की प्रोबेबिलिटी आ गई, वाई के रिस्पेक्टिव और एन के रिस्पेक्टिव दोनों आ गई प्रोबेबिलिटी मेरी। तो मैंने अब इन दोनों को फिर कंपेयर कर लेना किस मतलब कि कौन सी क्लास की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वाई वाली क्लास की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या एन वाली क्लास की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी वो मेरा मॉडल आंसर कर रहा होगा, यानी कि मॉडल ने मेरा वो प्रिडिक्ट किया होगा तो मैं वो आंसर कर दूंगा, ठीक हो गया। तो ये आपको सिनेरियो समझ आ गया कि किस तरीके से करना है। अब इसकी वर्किंग पे चलते हैं, ठीक हो गया। तो आपने क्या करना था कि जब ये है ना कि बर्नौली नेम बेस लगाना, तो आपको टेस्टिंग डाटा दे दिया, आपको पता है क्लासेस दो हैं वाई और एन है, तो आपने क्या करना है कि उस टेस्टिंग डाटा के प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी दोनों क्लासेस के रिस्पेक्टिव। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई मैंने आपको अभी भी दिखाया था कि यहाँ ऊपर क्लास आती है और नीचे हमारा टेस्टिंग डाटा आता है, यानी कि इनपुट फीचर्स आते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्लास लिखी हुई है। अब ये किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन डेट या सच डेट T1, तो ये हमारे बराबर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 गिवन डेट y मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ y डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ T1, ठीक हो गया। तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा, बेस थ्योरम, यस आप देख सकते हैं बेस थ्योरम है, ठीक हो गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ n गिवन डेट T1 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ n गिवन डेट T1 जो है ना वो इक्वल टू आता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 गिवन डेट n मल्टीप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ n डिवाइड बाय होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ T1, ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं कि दोनों में मैं कलर चेंज कर देता हूं, दोनों में ये देखें कि ये चीज सेम आ रही है डिनोमिनेटर में, दोनों क्लासेस की जब हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो ये दोनों चीज सेम आ रही है, तो हम ना इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, इन दोनों को ना डिस्कार्ड, डिनोमिनेटर को डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि इससे हमारे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक होगा। अगर फर्स्ट करेंगे, अगर आप पूरा भी कंप्यूट कर लेते हैं ना, तो अगर इस वाली क्लास की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इस वाले से, तो अगर हम ये डिनोमिनेटर खत्म भी कर देंगे ना, तो तब भी हमारी वही मतलब के वैल्यू बड़ी रहेगी एज कम्पेयर टू अदर, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि नए बेस के अंदर ना हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और ये जो डिनोमिनेटर है ना इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, ओके हो गया। ये बात भी आपको समझ आ गई होगी, ठीक हो गया। तो हमने ये डिस्कार्ड कर देना, तो हमारे पास जो फाइनल जो फॉर्मूला रह गया वो रह जाएगा बस ये, ठीक हो गया। तो हम इससे क्या होगा कि हमारी कंपटीशन भी आसान हो जाती है, क्योंकि एग्जाम में जारी बात है कि ये काफी लेंथी क्वेश्चन होता है और एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप अगर आपके पास टाइम है तो जारी बात आप पूरा कर लें, लेकिन आपको शॉर्टकट जितना जहां पे आप टाइम बचा सकते हैं वहां पे बचाए, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए आप इजीली मतलब कि मैनेज कर सके उन्हें। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बचा वो हमारे पास ये आ जाएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन दैट T1 इज इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 गिवन दैट y मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ y। जो डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 आ रहा था वो मैंने खत्म कर देना, और मैंने रीजन भी आपको बता दी कि किस वजह से मैं खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों क्लासेस की हमने प्रोबेबिलिटी निकाली तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम होंगे। जब डिनोमिनेटर सेम है तो जाहिर बात है कि उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यूज में वही रहेगा, मतलब कि उसका इफेक्ट वही रहेगा। अगर एक वैल्यू बड़ी आ रही है डिनोमिनेटर के साथ, तो दूसरी वाली ऐसे अगर हम डिनोमिनेटर खत्म भी कर देंगे ना दोनों से, तो फिर भी तब भी पहली वाली बड़ी रहेगी। तो और हमने बस यही कंपेयर करना था कि किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा आ रही है किस क्लास से, तो वो वाला हमारा मॉडल प्रेडिक्ट कर रहा होता है, ठीक हो गया। तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया। इसी तरीके से जो प्रोबेबिलिटी ऑफ n गिवन दैट T1 है वो हमारा इक्वल टू आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 गिवन दैट n मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ n, डिनोमिनेटर इसका रेज करते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे फॉर्मूला हो गया सिंप्लीफाइड करने के बाद, ठीक हो गया। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अब इसको आगे लेके चलते हैं। अब यहाँ पे T1, अब आप देखेंगे तो ये टेस्टिंग डाटा है न्यूमेरिक फॉर्म में,
1001 की फॉर्म में। और यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने तो ट्रेन किया था कॉलम से हमारे पास x1 x2 x3 x4, तो आपने घबराना नहीं है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे एक बात मैं और मेंशन करना चाहता हूँ कि मैं आपको ना इस लेक्चर के एंड पे जाके एक ट्रिक भी बताऊंगा कि आप डायरेक्ट किस तरीके से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाईजान ये सारा सॉल्व किए बगैर आप डायरेक्ट मतलब कि अपनी मतलब कि आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो सही है या नहीं। क्योंकि सारी बात है उसके नंबर तो नहीं होते, क्योंकि वो एक डायरेक्ट ट्रिक है जिससे पता चल जाता है कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। तो वो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आपका जो फाइनल आंसर आया कि आपने सही कंप्यूट किया या नहीं किया, तो उससे आप चेक कर सकते हैं। प्लस अगर आपके पास बहुत रेयर केस बन गया कि भैया 1-2 मिनट रह गए और आपका ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है, तो आपने आंसर करना है, तो आप उसको आंसर कर दे और साथ रीजन लिख दे कि भैया इस बेस पे मैंने ये किया, तो आपको मतलब कि फुल नहीं तो पार्शली मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। तो वो लाजमी एट तक देखना लेक्चर, तभी आपको पता चलेगा, ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना है, टेस्टिंग डाटा जो है ना, ये इसमें क्या होता है कि ये जो आपका पहला डिजिट होता है ना, अब आप देख रहे हैं कि आपका जो ट्रेनिंग डाटा वो है x1 x2 x3 x4 अप टू 6 तक, मतलब कि 6 कॉलम्स पे ट्रेन हुआ हुआ है। तो आप देखें तो यहाँ पे भी 6 डिजिट्स होंगे, 1 1, ये देखें 2 3 4 5 6 है। तो आपका जो पहला डिजिट होता है वो होता है x1 कॉलम से बिलोंग करता है, दूसरा जो है वो x2 से करता है, इसी तरीके से जो तीसरा होगा वो x3 से करेगा, एंड फोर्थ वन x4 से करेगा, ये 5 से करेगा, 5 कॉलम से यानी कि x5 से करेगा, एंड जो लास्ट है ये है 6 वाला, तो ये x6 से बिलोंग करेगा इस वाले कॉलम से, ठीक हो गया। तो ये आपको समझ आ गया आपने किस तरीके से देखना है। अब इसको और सिंप्लीफिकेशन के लिए ना मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक हो गया। तो अब आप क्या कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन दैट t1 हम निकाल रहे हैं, तो y अभी फॉर्मूला हमने लिखा था जो कि इक्वल टू आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ t1 गिवन दैट y इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y। प्रोबेबिलिटी ऑफ y हम सबसे पहले कंप्यूट कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ y किस तरीके से निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ y निकालना है या प्रोबेबिलिटी ऑफ n निकालना है, तो वो आप दोनों निकाल देते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ n गिवन दैट t1 में भी तो वो यूज होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ n। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y किस तरीके से निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ y आपने सिंपल जाना कि क्लास वाले यानी कि जो आपका टारगेट यानी कि जो आपका प्रेडिक्टेड कॉलम होता है, ये क्लास वाला कॉलम, क्लास वाले कॉलम में आपने देखना कि टोटल आपके पास कितनी रोज हैं, 1 2 3 4 5 6 2 4 6 रोज हैं, यानी कि 6 वैल्यूज है, और उसमें से कितने आपके पास y है, आपके पास 3 y है, तो टोटल 6 है, तो 3 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल टू 1/2 आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ y आ गई, ठीक हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ n के लिए निकालना, तो आपने वही करना कि n आपने काउंट करने कितने 3 है, टोटल कितने थे 6 थे, तो वही 3 डिवाइडेड बाय 6, नीचे क्या आता है कि टोटल कितने मतलब फेवरेबल आउटकम है, सॉरी टोटल आउटकम कितने हैं, और ऊपर आता है फेवरेबल आउटकम्स। तो हमारे पास n कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो ऊपर 3 आ गया, टोटल कितनी थी हमारे पास वैल्यूज 6 थी, ठीक होगा। तो ये भी हमारे पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ n इज इक्वल टू 1/2। ओके हो गया। तो ये हमारे पास दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब हमारे पास रह गया प्रोबेबिलिटी ऑफ t1 विद रिस्पेक्ट टू y एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ t1 विद रिस्पेक्ट टू n। ओके हो गया। t1 विद रिस्पेक्ट टू y का फॉर्मूला क्या होगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ सॉल्व, आप यहाँ पे ना आपको कर देता हूँ, आगे किया हुआ वर्किंग, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ अभी कि किसे प्रोबेबिलिटी ऑफ t1 गिवन डेट y का मतलब ये होगा कि आपने 1/1 फीचर्स को करना है। आपके पास 6 फीचर्स हैं, x1 x2 x3 x4 x5 x6। ओके हो गया। तो t1 की जगह आपने x1 x2 x3 इस तरीके से करना है। ओके, और वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहला आपका क्या था x1 था, x1 कॉलम है ना, तो x1 कॉलम मैंने आपको कहा था कि ट्रेनिंग डाटा में जाना, सॉरी टेस्टिंग डाटा में जाना, उसमें जो पहला डिजिट होगा वो आपका पहला कॉलम में रिप्रेजेंट करा होगा, पहला इनपुट फीचर से रिप्रेजेंट करा होगा जो कि 1 है। तो x1 इज इक्वल टू 1 गिवन डेट y, हमने ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसका मतलब ये है कि हमने x1 के ये मैं पहले फॉर्मूला पूरा कर लूं फिर आपको समझाता हूँ। इसी तरीके से दूसरा हम कर देंगे, वो क्या है, दूसरा कॉलम है x2, उसके अंदर कौन सी वैल्यू का हमने देखना, जो दूसरा डिजिट होगा जो क्या है 1, और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी गिवन डेट y। ओके, ये राइटिंग को इग्नोर करना, माउस से लिख रहा हूँ तो इस वजह से, लेकिन आपको बोल रहा हूँ साथ तो समझ आ जाएगा, ठीक हो गया। तो प्रोबेबिलिटी अब आगे नेक्स्ट क्या गया x3 कॉलम के लिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 में हमने देखना कि तीसरा डिजिट कौन सा था हमारे पास, तीसरा डिजिट है हमारे पास 0, तो x3 इज इक्वल टू 0 गिवन डेट हमने y प्रोबेबिलिटी निकालनी। इसी तरीके से हम सबके प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ x4 जो कि था हमारे पास 0 होगा,
गिवन डेट वाई, इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ x5 जो कि 0 होगा गिवन डेट वाई, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x6 विच इज इक्वल टू 1 गिवन डेट हमने वाई प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी। ठीक हो गया। इसी तरीके से हम n के लिए भी लिखेंगे, यानी कि n के लिए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ t1 गिवन डेट n है ना, तो n के लिए क्या होगा कि सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ये जो y है ना इसकी जगह n लिख देंगे। ठीक होगा, यहाँ पे n आ जाएगा, y की जगह n आ जाएगा, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू हम n निकालेंगे तो वो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा n के लिए। ठीक हो गया, तो ये चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। तो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन दैट t1 था विच इज इक्वल टू होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ t1 गिवन दैट y इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y, सिंपलीफिकेशन के बाद हम डिनोमिनेटर को इग्नोर कर देते थे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y मल्टीप्लाई हो रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 गिवन दैट y, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इज इक्वल टू 1 गिवन दैट y, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 इज इक्वल टू 0 गिवन दैट y। ये वही चीज है जो अभी मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था कि किस तरीके से आपने देखना होता है, किस तरीके से आपने ये फॉर्मूले का आगे मतलब कि सॉल्व करना होता है। तो वो इसलिए मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा था। अब ये आपको पूरा यहाँ पे कंप्लीट लिखा हुआ है, अब आपको समझ आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ x4 गिवन इज इक्वल टू 0 क्या था, मतलब कि x4 वाला डिजिट हमने देखना था, 1 2 3 4 चौथा डिजिट था जो कि 0 था, यानी कि x4 कॉलम से बिलोंग करेगा इनपुट फीचर से x4 इज इक्वल टू 0 गिवन डेट y निकाल रहे हैं। ठीक हो गया। इसी तरीके से x5 इज इक्वल टू 0 गिवन डेट y की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, और इसी तरीके से x6 इज इक्वल टू 1 गिवन डेट y की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, और इस सबको हमने मल्टीप्लाई कर देना था, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन डेट t1 आ जाएगी। सिमिलरली हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ n गिवन डेट t1 में निकालना होता है, उसका भी मैं आपको दिखा दूंगा। मैंने आपको कहा था कि फॉर्मूला सेम रहेगा। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे मैं आप जब उस पर चलेंगे ना तो मैं फिर बता दूंगा आपको। फॉर्मूला सेम रहेगा, बस y की जगह पे n आपने पुट कर देना, यहाँ पे y, यहाँ पे n आ जाएगा, यहाँ पे y n आ जाएगा, n आ जाएगा, बाकी सारा वही रहेगा। आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कंप्यूट करना है और मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं कि इनकी प्रोबेबिलिटी किस तरीके से निकालते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इज इक्वल टू 1 गिवन डेट y का क्या मतलब है। पहले ना मैं ये रेज कर लेता हूँ। ठीक हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 गिवन डेट हमारे पास क्या था y, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 गिवन डेट y, इसका मैं ना कलर भी चेंज करता हूं, आपको समझ आ जाएगा। ठीक हो गया, नजर आ रहा है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इज इक्वल टू 1 गिवन डेट y। ओके हो गया। गिवन डेट y तो आपने क्या करना था, x1 कॉलम में जाना है, वहां पे आपने 1 वाली इस रो को हाईलाइट कर लेना। एक आपके पास ये है 1 वाली रो, एक ये है और एक ये है, 3 रो है आपके पास 1 वाली। ठीक हो गया। इसमें आपने देखना कि y आपका कितनी बार आ रहा है। आपने इस वाले क्लास वाले कॉलम में चले जाना, तो आपके पास एक ये सॉरी ये था, कौन कौन सी रो थी, ये रो थी, ये रो थी एंड ये थी, क्योंकि ये आपने देखना प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इज इक्वल टू 1 गिवन डेट y, यानी कि आपने x1 के कॉलम में जाना, वहां पे देखना कि 1 वाली रोज कौन सी है। 1 वाली रोज 3 थी, 1 2 और ये 3 आपने हाईलाइट कर ली। अब आपने इनमें जाके एंड वाले क्लास वाले कॉलम में देखना कि इनमें हम किसके रिस्पेक्टिव देख रहे हैं, y के रिस्पेक्टिव देख रहे हैं। तो आपने देखना कि y कितने आ रहे हैं, y आपके पास आ रहे हैं 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक हो गया, 2 आ रहा है, या ये n है। ठीक हो गया। तो आपके पास टोटल वैल्यूज कितनी है, 3, और y कितने आ रहे हैं, 2। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी x1 इज इक्वल टू 1 गिवन डेट y इज इक्वल टू होगा 2/3। टोटल आपके पास कितनी थी, 3 रोज थी। 3 रोज में से 2 ऐसी रो थी जिनके अंदर y आ रहा था, तो y कितनी बार आ रहा था, 2। तो नीचे होता है टोटल आउटकम्स और ऊपर होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जो कि हमारे पास y का था, क्योंकि y कितनी बार आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ x1, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे मैंने कंप्यूट की है सारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 गिवन डेट y इज इक्वल टू 2/3। ठीक हो गया। 2/3 किस तरीके से आया, 3 हमारे पास टोटल रोज थी और उसमें से कितने रोज में y आ रहा था, 2 रोज में y आ रहा था, तो इसलिए 2/3 आया। नीचे टोटल आती है, ऊपर कितने जितनी बार आ रहा है वो आती है। ठीक हो गया। तो 2/3। इसी तरीके से हम नेक्स्ट की निकाल लेते हैं, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इज इक्वल टू क्या था, यहाँ पे देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इज इक्वल टू 1 गिवन डेट y था। तो आपने क्या करना है, x2 के कॉलम में जाना है, उसमें y वाली यहाँ से देख लेते हैं, x2 के कॉलम में जाना आपने, x2 के कॉलम में गया, वहां पे आपने जाके 1 वाली रोज को हाईलाइट कर लेना। एक ये 1 वाली रो है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, यानी कि टोटल 4 रोज आ गए। 4 रोज आ गए। अब आपने देखना विद रिस्पेक्ट टू किसके था, y के देख रहे थे, तो हमने इन चारों रोज में देखना है कि कितने बार y जा रहा है, 1 2 बार y आ रहा है, और टोटल कितनी थी रोज, 4 थी। तो 2/4 हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इज इक्वल टू 1 गिवन डेट y इज इक्वल टू 2/4। सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा 1/2 आंसर। तो वही क्या हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 गिवन डेट, यहां पे देख सकते हैं, 1 मिनट,
प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 गिवन दैट x2 इज इक्वल टू 1 गिवन दैट y। ठीक हो गया। तो x2 के कॉलम में क्या है, वहां पे आपने 1 को देखना है। 1 2 3 4 4 है। ठीक हो गया। उसमें से कितनी बार y आ रहा है, एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। ठीक हो गया। तो 2/4 आएगा। यहाँ पे ना मिस्टेक है, यहाँ पे कंप्यूट करते वक्त ना गलती आ गई। यहाँ पे आ गया 2/4 आएगा, विच इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ठीक हो गया। तो ये प्रोबेबिलिटी कंप्यूट होकर आएगी। यहाँ पे मिस्टेक है तो ये आपने सही कर लेना। ये वाला जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इज इक्वल टू 1 गिवन दैट y, तो यहाँ पे मिस्टेक है, इसको आपने करेक्ट कर लेना। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2, 2/3 नहीं आएगा। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से हम सारी वैल्यूज को कंप्यूट कर लेंगे। ये x5 का देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x5 इज इक्वल टू 0 गिवन दैट y। तो x5 के कॉलम में जाना आपने, 0 है ना, तो 0 वाली रोज को हाईलाइट कर लेना है। 2 आपके पास 0 वाली है और y कितने, उसमें 1 आ रहा, तो यानी कि 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ तो ये आपने कंप्यूट कर लिया। क्या था यहाँ पे, 0 था ना, ये देखें 1 2 आपके पास 0 है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x5 कहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ था x5 इज इक्वल टू 0 गिवन दैट y। तो आपने क्या करना है, x5 के कॉलम में जाना है। वहां पे कौन सी रोज को हाईलाइट करना है, 0 वाली रोज को हाईलाइट कर लेना। 2 आपके पास 0 वाली जो रो आई है उनके रिस्पेक्टिव आपने देख लेना कि y कितनी बार आ रहा है। एक बार आ रहा है तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ना ये जो है ना, थोड़ी सी मिस्टेक इसके अंदर की गई है। ये दरअसल ये जो स्लाइड्स है ना, यहाँ पे ये जो प्रोबेबिलिटी कंप्यूट की गई है ना, ये दरअसल मिस्टेक है, क्योंकि ये मैंने खुद नहीं किया था। मैंने ये भाई जीपीटी को दिया था, जीपीटी ने ये वाला स्क्रीनशॉट दे दिया था, तो ये मैंने चेक नहीं किया। खैर आपको समझा दिया मैंने। तो यहाँ पे ना कुछ मिस्टेक्स हैं, तो ये आपने देख लेना है। तो ये मैं आपको समझा दिया कि किस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकल रही है। तो आपने ये निकाली, इसी तरीके से आपने सारी प्रोबेबिलिटीज निकाल लेनी। ये आपके पास सारी कंप्यूट होकर आ जाएंगी प्रोबेबिलिटीज, कौन सी, ये सारी आपके पास कंप्यूट होकर आ जाएंगी। आपने क्या करना है कि सिंपल उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। ये सारी आपके पास कंप्यूट होकर आ जाएंगी। आपने मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास जो वैल्यू आएगी ना, वो आपके पास ये आई है वैल्यू। अभी के लिए ये सपोज कर ले, जरी बात है चेंज हो जाएगी, थोड़ी सी चेंज होगी, लेकिन आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करते वक्त ना थोड़ी सी मिस्टेक होगी। ये जो यहाँ पे वैल्यूज लिखी है ना, ये थोड़ी सी आगे पीछे होगी, तो ये चीज यहाँ पे यूज की गई, इस वजह से थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, लेकिन जो फाइनल आंसर है वो चेंज नहीं होगा। ओके हो गया। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई ऑफ y गिवन दैट t1। अब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ n गिवन दैट t1 निकालना है, जो का फार्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ t1 गिवन दैट n इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ n। डिनोमिनेटर को हम इग्नोर कर देते हैं। सिंपल इग्नोर करने के बाद मैंने आपको कहा था फार्मूला सेम रहेगा, बस n जहां पे y लिखा हुआ है वहां पे n आ जाएगा। तो y की जगह हम यहाँ पे n कर देंगे, यहाँ पे भी n आ जाएगा, यहाँ पे भी n आ जाएगा, यहाँ पे भी n आ जाएगा, इसी तरीके से आ जाएगा। तो ठीक हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ n हम मैंने आपको पहले ही कंप्यूट करके दिखा दी थी, किस तरीके से निकाली थी कि हमने ये वाले कॉलम में लास्ट जो हमारे पास कॉलम होता है इसमें देखना था कि टोटल कितनी है हमारे पास वैल्यू, जो कि 6 है, उसमें से n कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो 3/6 इज इक्वल टू 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ n हमारे पास आ गया 1/2। ठीक हो गया। तो यहाँ पे 1/2 हम लिख देंगे, यहाँ पे जिस तरीके से लिखा हुआ 1/2 आ गया। उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 विच इज इक्वल टू 1 गिवन डेट n हो जाएगा। तो हमने क्या करना है कि x1 के कॉलम में जाना है, वहां पे देखना कि 1 वाली रो कौन सी, उनको हमने हाईलाइट कर लेना। ये मैंने इसको रेज भी कर लूँ ताकि क्लियर हो जाए कि कहाँ पे हम किस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो x1 में जाना, x1 के कॉलम में जाना, 1 वाली रोज को आपने हाईलाइट कर लिया, तो आपके पास 3 रोज थी। ठीक होगा। उसमें से देखना कि n कितनी बार आ रहा है, तो n आपके पास आ रहा है एक बार। ठीक होगा। टोटल 3 थी, n एक बार आ रहा है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इज इक्वल टू 1 गिवन दैट n इज इक्वल टू आ गया 1/3। क्योंकि आपके पास n कितनी बार आ रहा था, 1 बार आ रहा था। टोटल आपके पास कितनी रोज थी, 3 रोज थी, तो यहाँ पे 3 आ गया, तो 1/3। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इज इक्वल टू 1 गिवन दैट n इज इक्वल टू 1/3। ठीक हो गया। तो यहाँ पे उसने कुछ प्रोबेबिलिटी सही दी गई है, कुछ प्रोबेबिलिटीज के अंदर ना जीपीटी भाई साहब ने ना गलती कर दी। मैंने जारी बात है, क्योंकि टाइम थोड़ा सा मेरे भी इवन के मिड स्टार्ट हो रहे हैं कल से, तो मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैं चाह रहा था कि आपको ये लेक्चर पहले से मतलब कि अपलोड हो जाए, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो इस वजह से मैंने ये सोल्यूशन खुद हैंड रिटन नहीं किया। तो मैं हैंड रिटन करता तो जारी बात है ये मिस्टेक ना होती। तो आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, तो आपको कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया। आप खुद वैल्यू कंप्यूट कर लीजिएगा, काम हो जाएगा।
ठीक हो गया। तो ये 1/3 ये देखेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी से लिखा है, कुछ इसने गलती की है, कुछ मतलब कि कुछ की है मेजोरिटी 80% इसने सही दी हुई थी, 80-70% इसने सही दी हुई है। ठीक हो गया। तो हमने ये सारी इस तरीके से कंप्यूट कर लेनी है वैल्यूज कंप्यूट करने के बाद हमने सिंपल फॉर्मूला में पुट करनी थी जो कि मल्टीप्लाई हो रहा होगा। सिंपल सारी प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद आपने मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आई है ना, वो आई है आपके पास 1/243। जारी बात है ये थोड़ी सी डिफर कर देगी क्योंकि प्रोबेबिलिटी 1-2 की ना थोड़ी सी गलत है। तो अब जब मैंने कंपेयर किया ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y विच इज इक्वल टू 4/243 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ n जो कि थी 1/243। तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ y जो है ना, वो मेरी ग्रेटर देन है प्रोबेबिलिटी ऑफ n गिवन दैट t1। तो मेरा मॉडल क्या प्रेडिक्ट करेगा, मेरा मॉडल कहेगा कि ये जो डाटा था ना आपका, ये जो आपने ट्रेनिंग टेस्टिंग डाटा दिया था, ये इसके रिस्पेक्टिव जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो आंसर होगा मेरा y। ठीक हो गया। तो y मेरा आंसर था। अगर आप इसको एक्चुअल में देखेंगे तो एक्चुअल में क्या आना चाहिए था, एक्चुअल में भी y था। तो आपका मॉडल यानी कि अच्छा ट्रेन हुआ हुआ, उसने 100% एक्यूरेसी दी है, शो किया है उसने, यानी कि जो एक्चुअल में था वही उसने प्रिडिक्ट करके दिया। तो इसलिए ये मतलब कि पूरा फ्लो होता है, वर्क फ्लो, किस तरीके से हम बर्नौली नेबेस को यूज करते हुए हम इसको कंप्यूट कर सकते हैं, कि प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपका मॉडल इस डाटा पे ट्रेन हुआ है। तो अगर आपको ये डाटा दे दिया जाएगा तो आपका मॉडल क्या प्रिडिक्ट करता है। ठीक हो गया। तो ये जरूरी नहीं है y आता हो सकता है वो n दे दे। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ n गिवन दैट t1 ग्रेटर देन होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन दैट t1, तो मैं कहता कि मेरा जो मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है वो n कर रहा है और एक्चुअल में शायद होता है y। तो ये डिफर कर जाता है। तो आपने बस बताना होता है कि आपका मॉडल इस डाटा पे ट्रेन हुआ, तो इस टेस्टिंग डाटा पे आपका मॉडल क्या आउटपुट देगा। ठीक हो गया। तो वो चीज आपको समझ आ गई। अब आपने जो पार्ट बी है ना, ये वाला पार्ट बी आपने खुद सोल्व करना है। तो सेम यही चीज है, सेम फॉर्मूला लगेगा, यही ट्रेनिंग डाटा, ये आपने इसको अप्लाई कर लेना। तो आपका पार्ट बी जब आप कर लेंगे ना, तो ये उसका सोल्यूशन है। ठीक हो गया। तो जाहिर बात है कि आप इसको कंप्यूट कर लीजिएगा, ये सोल्यूशन है, इस पे ना रहिएगा। हो सकता है कि इसमें भी थोड़े 1-2 प्रोबेबिलिटी गलत कंप्यूट हो गई हो, तो जिसकी वजह से आप आंसर थोड़ा सा डिफर कर सकता है। लेकिन आपका ये जो फाइनल आंसर है ना, ये वाला, ये नहीं डिफर करेगा, ये सेम रहेगा। ओके। तो ये आपने प्रैक्टिस खुद करनी है। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि भाईजान शॉर्टकट ट्रिक क्या थी, कि आपको पता है किस तरीके से चलेगा कि मेरा मॉडल प्रिडिक्ट करेगा तो करेगा क्या। अब देखेंगे ये जो टेस्टिंग डाटा 2 था ना, इसके अंदर आपका जो आंसर आया ना वो आया है n। आपके मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है n। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। n आपके मॉडल ने प्रिडिक्ट किया। ठीक हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ n गिवन दैट t2 इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन दैट t2। इसका मतलब ये कि आपका जो मॉडल है ना वो n प्रिडिक्ट कर रहा है इस डाटा के रिस्पेक्टिव। ठीक हो गया। अब आपने इसको देखना होता है कि आपका जो डाटा है ना, अब वो किस से ज्यादा मैच कर रहा है। इवन कि मैं आपको यहाँ से भी ये भी करके दिखा देता हूँ टेस्टिंग डाटा 1 का। इसमें आप देखें तो आपके पास जो डाटा था, इसको मैं रेज करता हूँ, आपके पास डाटा था ये वाला 110001। आपने देखना कि ये ट्रेनिंग डाटा में किस रो के ज्यादा करीब है, किस रो के साथ ज्यादा मैक्सिमम मैच हो रहा है, 100% मैच हो रहा है, या थोड़ा सा एक आधा बिट का चेंज आ रहा है। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 0 है, ठीक है, यहाँ पे 1 मेरा आना चाहिए था जो मेरा टेस्टिंग डाटा है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मेरा 1 है, यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है, 0 आ गया, ठीक हो गया। यहाँ पे 0 है, आना चाहिए था, नहीं है। यहाँ पे भी 0 आना चाहिए था, यहाँ पे यानी कि 2 बिट्स का डिफर आ रहा है। ओके हो गया। अगर आप इसमें देखें तो इससे तो कंपेयर हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा 0 है, यहाँ पे डिफर कर जाएगा। या अगर आप देखना भी चाहें तो यहाँ पे 1 आना चाहिए था, यहाँ पे 1 आना चाहिए था, बाकी सारा सेम था। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप इसमें बात करें तो यहाँ पे 1 आना चाहिए था, तो ये 2 बिट्स चेंज हो रहे हैं। तो आपका जो डाटा है ना, वो जिस रो के ज्यादा करीब आपको लग रहा होगा ना, तो वो आपका मॉडल प्रिडिक्ट कर सकता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो आपका जो मॉडल है ना, वो ज्यादा करीब है इन वाली रोज के। इवन कि आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 2 बिट्स का डिफरेंस है। यहाँ पे अगर ये करीब होती तो 1 प्रिडिक्ट करता, y प्रिडिक्ट करता। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी आपकी ये सेम है, यहाँ तक सेम है आपका, यहाँ पे भी 2 बिट्स का डिफर आ रहा है। मैक्सिमम आपका 2 बिट्स का डिफर आ रहा है। अगर फर्स्ट करें कोई 1 बिट का डिफर आ रहा होता कि 1 की जगह 0, तो आप वो वाली रो चूज कर लेते। 2 का आ रहा है तो आप ये देख सकते हैं कि ये इसका आंसर क्या है, y। तो आप कह देंगे कि आप अज्यूम कर सकते हैं कि भैया आपका आंसर y आना चाहिए था, जो कि हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट भी किया था कि y आएगा। ठीक हो गया। तो ये एक शॉर्टकट सा है, समटाइम्स होता है कि
आप लोग देख लेते हैं। इवन के मैं आपको ये वाला भी जो है ना उससे आप टेस्ट कर लीजिए, लेकिन ये एक वैलिड नहीं है। कुछ मतलब कि कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो इसके मिलता जुलता आता है, लेकिन ये वैलिड नहीं है। तो ये एक किस्म का तुक्का है, तो इस पे आपने रिलाई नहीं करना। लेकिन ये एक कुछ टीचर्स ये बताते हैं, तो इसलिए मैंने ये चीज़ डिस्कस कर दी कि इस तरीके से भी मतलब कि कुछ कर सकते हैं, हम जुगाड़ लगा सकते हैं। वो समटाइम्स तुक्का लग जाता है, समटाइम्स नहीं लगता, लेकिन ये वैलिड नहीं है। 100% ये नहीं कह सकते कि भाईजान ये 100% ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके अंदर हमने स्मूथिंग के बगैर किया। अब इसमें मसला क्या आता है कि स्मूथिंग के बगैर इसमें ये होता है कि आपका जो ये वाली वैल्यूज है ना, ये जीरो हो जाती है समटाइम्स। अब फर्ज करें कि अब ये देख सकते हैं कि आप ये सारी आपस में मल्टीप्लाई हो रही प्रोबेबिलिटीज, ये सारी आपस में मल्टीप्लाई हो रही प्रोबेबिलिटीज। अगर इसमें से किसी भी एक प्रोबेबिलिटी किसी भी एक चीज की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी ना, तो ये पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी यानी कि पूरे के पूरे आंसर को जीरो कर देगा। तो ये मसला है। इस मसले से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम स्मूथिंग का यूज करते हैं। लेप्लास एड वन लेप्लास स्मूथिंग भी कहते हैं, उसका एड वन स्मूथिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो वो हम यूज करते हैं इस चीज से बचने से। मसला क्या आता है कि अगर फर्ज करेंगे इसके अंदर भी एक कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी है जो कि जीरो है, जिसकी वजह से ये वाला आंसर जीरो हो गया। इसमें भी कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी है जिसके जो कि जिसका आंसर जीरो आता है, जिसकी वजह से ये वाला भी हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में इक्वल टू हो जाएंगे। जब इक्वल टू हो जाएंगे तो आपका मॉडल तो स्टक हो गया, वो ना बता सकता कि भैया इसका मैं वाई प्रिडिक्ट करूं या एन प्रिडिक्ट करूं, क्या आंसर दूं। तो वो आपका मॉडल स्टक हो जाता है। इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, स्मूथिंग को यूज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्मूथिंग को डिस्कस करेंगे, लैप्लास स्मूथिंग को बर्नौली ने बेस पे। और उसके बाद हम मल्टीनोमियल बर्नौली तो चलो दो क्लासेस के लिए ठीक है ना, वैलिड 0 और 1 प्रिडिक्ट करना है। तो जब आपके पास मल्टीपल क्लासेस आ जाते हैं तो उस टाइम आपने कौन सा नेब बेस यूज करना होता है, उस टाइम हम करते हैं मल्टीनोमियल नेब बेस। तो वो आपको मेरे प्लेलिस्ट में लेक्चर मिल जाएगा। इससे नेक्स्ट हम बर्नौली नेब बेस को डिस्कस करेंगे स्मूथनेस के साथ। उससे नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा अपना मल्टीनोमियल पे। तो वो लेक्चर लाजमी देखिएगा। अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।